अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शज़िया नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। जनाब कल आपने देखी होंगी बड़ा ही एक आप कह लें कि थोड़ा-सा हट के रूटीन में कम ही नज़र आता है कि चारों वुज़राए आला जो है वो इकट्ठे एक जगह पर मौजूद हों, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और सूबा पंजाब के वज़ीर आला साहिबा। बहुत मेरे ख़्याल से ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा था कि वो चारों हमें नज़र आए और स्पेशली दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे नज़र आए। और वो कहाँ था जनाब, कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जेल रिफॉर्म्स के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें पाकिस्तान के चारों सूबों के वुज़राए आला मौजूद थे। ऑब्वियसली बड़े बड़े जज साहिबान, वकला, सीनियर बरादरी, सहाफ़ी, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। मरीम नवाज़ ने तकरीर की, मुराद अली शाह ने की और फिर बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने की, इसी तरह सुहेल आफरीदी साहब ने की। तो जब मरीम नवाज़ साहिबा की जो तकरीर हो रही थी तो उसमें वो कहती हैं जनाब कि उन्हें अडियाला जेल में 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता था। वो बखूबी जानती है कि कैद तन्हाई ज़हनी सेहत पर किस कदर गहरे असरात मुरतब करती है और उन्होंने कहा कि जेल की ज़िंदगी वही समझ सकता है जिस पर ये गुजरती है। इस तजर्बे के बाद पंजाब की जेलों में इस्लाहात और जदीद सहूलियात मुतारिफ कराई गई बकौल मरीम नवाज़ के। वो कहती हैं कि जनाब जब वो अपने वालिद के साथ जेल में मौजूद थी और जबकि उस दौरान उनकी वालदा बीमार थी तो कोई उनसे बात नहीं कराने देता था और वो बड़ा मुश्किल एक दौर था जिसकी वजह से जो है ना उनके साथ किसी को बैठने दिया जाता था। तो जेल में उनके पास सिर्फ़ किताबें और जाए नमाज़ थी। उनकी शुगर वाक़या उन्होंने कोट किया कि मेरी शुगर अचानक कम हुई तो मेरे हाथ काँपने लग गए और मैं ऐसे गुड़ वाली शीशी उठाने लगी हूँ, तो वो मेरे हाथ से गिर गई और फिर मुझे गुड़ जो है ना वो काँच में से उठा के खाना पड़ा और मेरी चीखें भी किसी ने नहीं सुनी। जनाब जेल में कोई प्राइवेसी नहीं थी बकौल उनके के कमरे में एक साइड पे एक हिस्से में वॉशरूम और दूसरे हिस्से में सोने की जगह थी जबकि कोई पार्टीशन मौजूद नहीं थी। यहाँ तक कि ये समझ नहीं आता था कि जाए नमाज कहाँ बिछाऊं। और मजीद उन्होंने कहा कि जेल में कैद के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि एक बेबस कैदी क्या महसूस करता है, इसलिए पंजाब की जेलों में कैदियों के लिए मुख्तलिफ इस्लाहात, वीडियो लिंक की सहूलत और एमरजेंसी बटन समेत जदीद रिफॉर्म्स मुतारिफ कराई गई हैं। मजीद उन्होंने कहा कि जब मेरी छोटी बेटी उस टाइम पे 13 साल की थी और जब वो मुझे मिलने आया करती थी तो वो कॉन्फ्रेंस रूम से रोती भी जाती थी और वो बड़ा मुश्किल वक्त था। ये सारा मरीम नवाज साहबा ने बोला और उन्होंने कहा कि जी मैं बड़ा समझती हूँ और मैं बड़े रिफॉर्म्स कर रही हूँ। सुहेल आफरीदी साहब की जब स्पीच आई उन्होंने ये जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि तकरीर को हमने देखा कि पीटीवी पर सुहेल आफरीदी साहब की तकरीर को सेंसर भी किया गया, किसी ने उन्हें कवरेज नहीं दी। सुहेल आफरीदी की तकरीर का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर अलबत्ता ज़रूर वायरल हुआ और कुछ हमने देखा बतीउल्लाह जान और इस तरह के कुछ वहाँ पे जो सहाफ़ी मौजूद थे उन्होंने कोट किया कि एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या, क्यों सेंसर किया गया बकौल उनके कि जो थोड़ा सियासी था। लेकिन आप देखें दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहिबा की भी सारी बातें सियासी ही थी, कोई ज़्यादा वो तो नहीं थी बातें। बट स्टिल सुहेल आफरीदी की तकरीर का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल है जो एक सामने बैठे शख्स ने वीडियो बनाई और उसमें सुहेल आफरीदी ने जो कहा वो ये कहा कि जेल इस्लाहात की शुरुआत अडयाला जेल से की जाए। अब इस सब में ना मरीम नवाज़ साहिबा क्या कर सकती है? मरीम नवाज़ साहिबा जनाब ये कर सकती हैं कि अगर मरीम नवाज़ जो कह रही हैं कि वो सब ठीक है, तो आज वो जो सब कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, तो वो उसको कैसे जस्टिफ़ाई कर सकती है? मरीम नवाज़ ने कहा कि किसी भी कैदी के साथ बुरा सलूक नहीं हो रहा, हालाँकि इमरान खान को अगर आप देखा है, तो 24-24 घंटे वो कैद तन्हाई में वहाँ पे वो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और उनको रखा जा रहा है। मरीम नवाज़ ने कहा कि मेरी बेटी मुलाकात के लिए आती थी, यानी आपकी बेटी मुलाकात के लिए तो आती थी ना, यहाँ तो उनके बेटे से इमरान खान साहब के बेटों से बात कराए महीने गुजर जाते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करने पे कोई उनकी 2-3-4 दफ़ा बात हुई होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनकी बेटों से भी बात उस तरह से नहीं कराई जाती। ना सिर्फ ये बल्कि उनको वीज़ाज़ नहीं दिए जा रहे कि वो आकर अपने बाप से मुलाकात कर लें। कई बार उन्होंने इस चीज़ का इज़हार किया और कहा कि जी हमारा वहाँ से वीज़ा नहीं लग रहा, जिसकी वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही। हालाँकि अगर आप देखें नवाज़ शरीफ साहब ने से अडयाला जेल में जुमेरात के रोज़ अगर जब भी मुलाकात का दिन हुआ करता था और जब नवाज़ शरीफ साहब अडयाला जेल में होते थे तो 60 से 70 अफराद
नवाज शरीफ साहब से मिलने आया करते होते थे, और एक बड़े एसी वाले कमरे में हम आज़ादाना माहौल में मुलाकात होती थी, खाने चलते थे, घर से मुख्तलिफ़ किस्म की डिशें आ रही होती थी जनाब, सब आराम से बैठते थे, कोई रोक टोक नहीं होती थी। ये तो माहौल था। अगर आप इस तरह के कंपैरिजन्स में आएँ और आप कहें कि जी आपके साथ बड़ा जुल्म हुआ था, बड़ी सख्त इमरान खान के दौर में आपने जेल काटी है, तो अगर आप वो कंपैरिजन करें और इस जेल में कंपैरिजन करें तो बहुत फ़र्क है इस कंपैरिजन का। जब मतीउल्लाह जान साहब ने मरीम से पूछा कि मरीम साहब आपको क्या लगता है कि आपके फिर से अदालतों के चक्कर लगने वाले हैं, तो मरीम नवाज साहिबा का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि लगता तो है, यानी कि उनको भी आइडिया है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। तो जनाब फिर हमने देखा कि इस सारी कॉन्फ्रेंस में तालियों की बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई। इना परवेज़ भट्ट साहिबा ने लिखा कि जब मुखालिफ भी आपकी तकरीर पर तालियां करना बजाना शुरू कर दे तो समझ जाए कि आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी वज़ीर आला मरीम नवाज़ की तकरीर के इख्तिताम पर तालियां बजाते हुए। तो एक और वीडियो वायरल हुई जिसमें हमने देखा कि सुहेल अफरीदी ने तकरीर के इख्तिताम पर जब ये कहा ना कि जेल इस्लाहत का आगाज़ अडयाला जेल से होना चाहिए, तो वीडियो के 9वें सेकंड पर देखा जा सकता है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी इस बात पर तालियां बजा रही होती हैं। और सुहेल अफरीदी के खिताब के बाद हम देखते हैं कि स्टेज से उतर कर उनकी सीट पर बैठने तक कोई 17 सेकंड्स तक हॉल जो था ना वो तालियों से गूंजता रहा, और ये सिलसिला तब रुका जब स्टेज सेक्रेटरी ने तालियों की गूंज में ही अगले मुकर्रर का नाम अनाउंस किया। तो ये पूरी सिचुएशन थी, और ऑब्वियसली इसमें मैं चीफ जस्टिस साहब को ये कहूँगी कि आप अगर खदीजा शाह को बुला लेते तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि जेल रिफॉर्म्स के हवाले से कमेटी जो आपने बनाई थी उसमें उनको भी मेंबर बनाया था, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको जो ट्रू पिक्चर थी वो बता सकती, और आप उनको भी मौका ज़रूर देते। खैर ये तो सारी सिचुएशन थी। और फिर हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस के हवाले से पीटीआई ने वहाँ पे इलेक्शन से बाइकॉट का ऐलान कर दिया है, और कहा गया है कि जी आज़ाद कश्मीर इस वक्त शदीद बहरान से गुजर रहा है, मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम के बजाय मसाइल का फौरी और मुनसिफाना हल निकाला जाना चाहिए। और वो उनके बकौल वो कश्मीरी अवाम के हकूक़ पर सियासत नहीं करेगी, और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात फौरी तौर पर हल किए जाए। पार्टी ने इंतखाबी शेड्यूल पर नज़रसानी, तमाम सियासी जमातों के लिए मसावी इंतखाबी माहौल की फरहमी और सियासी कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा करते हुए ऐलान किया है कि आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात तक वो इंतखाबी अमल में शरीक नहीं होंगे। भाई आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात कहाँ होंगे, कब होंगे, किस तरह होंगे? पाकिस्तान की तारीख में तो अभी तक नहीं हुए, सिर्फ एक दफ़ा ही हुए थे। तो आप बजाय बाइकॉट, आई नेवर अप्रिशिएट दिस आइडिया ऑफ बाइकॉटिंग इलेक्शंस, कि आपको हमेशा चाहे जैसा भी है, जैसी भी सिचुएशन है, जिस किस्म के भी हालात हैं, आपको इलेक्शंस का बायकॉट नहीं करना चाहिए। आपको इलेक्शंस लड़ते रहना है, क्योंकि आपको हर उस पे ना फ़ोरम पे आपकी एक लड़ाई जारी रहनी चाहिए। चाहे वो असेंबलियों में हो, ऐवानों से बाहर हो, इलेक्शंस में हो, अपोज़िशन करते हुए हो, हर आपको अपना कोई नाका जो है ना आपको कह ले छोड़ना नहीं चाहिए। आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए जगह, आपको हर तरीके से, क्योंकि इस टाइम अगर आप ऑब्वियसली एक तरह से आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर योर सर्वाइवल, तो मेरा नहीं ख्याल कि इट्स अ वाइज थिंग कि आप अपना मैदान ही छोड़ दें, नो मैटर जिस किस्म के हालात हो। आपने लड़ा ना गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन, वहाँ कौन सी आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी? वहाँ भी तो नहीं मिली थी, तो बट स्टिल यू वर देयर, एटलीस्ट यू वर देयर इन दैट सिस्टम। तो ये आई विल नॉट सपोर्ट दैट कि आपको ना इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ आपके मुखालफिन को होता है और कुछ नहीं होता। खैर पीटीआई ने पार्लिमान बोर्ड की तमाम टिकट सिफारिशात फ़ौरी मुअत्तल करते हुए टिकटों के अजरात से मुतालिक तमाम इक़दामात मौख़र कर दिए, और कहा है कि जी बहरान के हल तक इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई जाएगी। पार्टी के मुताबिक वो कश्मीरी अवाम की जमहूरी हकूक़ की हमायत जारी रखेगी, क्योंकि इंतखाबात से ज़्यादा कश्मीरी अवाम के मसाइल अहम हैं, और वो जमहूरी इक़्तिदार और अवामी हकूक़ के साथ खड़ी हैं। ये जनाब थे। और पीटीआई हमने देखा कि पीटीआई के रहनुमा कह रहे हैं कि किसी तरह पीटीआई को दीवार के साथ, किस तरह पीटीआई को दीवार के साथ लगा दिया गया है, तो आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि हम फिर भी इलेक्शन में जाकर उसे जायज़ करें? हाई कोर्ट ने हमें देखा कि निशान दे दिया था बल्ले का, लेकिन फिर वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया, वो भी काबिल कबूल ना हुआ और हमसे वापस ले लिया गया। फैसले पर तनकीद जनाब बहुत से लोग ऑब्वियसली
میں تو خود تنقید کر رہی ہوں، لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بھی سوشل میڈیا پر اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے میدان چھوڑ کر غلط کیا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور کیونکہ اگر تحریک انصاف یا کوئی بھی سیاسی جماعت سسٹم سے نکلتی ہے تو اوبویسلی پھر حکومت کو ہی اس کا فائدہ پہنچے گا، اور جب آپ ہوں گے ہی نہیں وہاں پر، نو میٹر وٹ 24 فروری کو بھی تو وہاں موجود تھے نا، 28 فروری کو آپ الیکشن آپ نے کیا تھا نا 2024 والا، وہاں کیا حالات تھے؟ آپ کے پاس نہ نشان تھا، نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ کینڈیڈیٹ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، لیکن عمران خان کے نام پر صرف آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ کے حلقے میں اوپر والا نشان یہ ہے، نیچے والا نشان یہ ہے، یعنی الیکٹیبل کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی تھی عمران خان کے لیے۔ لوگ نکلے تھے اور سرپرائزڈ، اور ان کو بڑی مشکل ہوئی یہ مینیج کرنے میں۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو یہ، بلکہ ایک طرح سے آپ نے عوام کا حق تھا، آپ نے وہ چھینا ہے ان سے، تو دیٹس ناٹ اے سلیوشن کہ آپ بائیکاٹ کر دیں۔ آپ لوگوں نے پہلے بھی کیے ہیں تو آپ اس کا نتیجہ بھی بھگت چکے تھے، دیٹ از ناٹ اے وائز ڈیسیجن۔ اور کوٹ لکھپت جیل اسیران کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی اور دیگر رہنماؤں کی آزاد کشمیر الیکشن میں حصہ لینے کی تجویز، اور پارٹی چیئرمین اور سیکرٹری جنرل کو خط میں کہا کہ آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود پی ٹی آئی بطور پارٹی الیکشن میں حصہ لے، پارٹی کو اپنے تمام حمایت یافتہ امیدواروں کے نام شائع کرنے چاہیے۔ جناب یہ جو کوٹ لکھپت میں جو موجود یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، بڑے زیر ایک سیاستدان وہاں بیٹھے ہوئے، انہوں نے بھی پارٹی کو یہی مشورہ دیا ہے کہ یہ پتہ نہیں آپ لوگ کو کون یہ فیصلے کر رہے ہیں اور کس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور آپ کو ضرور حصہ لینا چاہیے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں نہ صرف پی ٹی آئی کے لیے وہاں مشکلات ہے، نون لیگ کے لیے بھی آزاد کشمیر میں مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ کشمیر میں الیکشن مہم چلانے میں نون لیگ کو بھی سخت مشکلات ہیں، کیونکہ کشمیر کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور جو احتجاج نہیں کر رہے ان کے بھی جو جذبات ہیں، جو ان کی حمایت ہے دل سے، وہ بھی ان کے ساتھ ہے، احتجاج کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو نون لیگ آزاد کشمیر چیپٹر کے صدر شاہ غلام قادر اپنے حلقہ انتخاب نیلم انتخابی مہم پر جب گئے تو عوام نے شدید رد عمل دیا وہاں پر، اور وہ مشکل سے اپنی جان بچا کر الٹے پاؤں بھاگے۔ یہی حال ہر حلقے میں ہے، یعنی کہ اس سے اندازہ لگائیں کہ نون لیگ کے لیے وہاں پر کس قدر بددلی ہے، لوگوں کے دل بہت زیادہ نون لیگ کو لے کر خراب ہو چکے ہوئے ہیں۔ جو بھی موجودہ احتجاج چل رہا ہے، اور جس طرح سے گورنمنٹ نے اور ریاست نے اس احتجاج کو ٹیکل کی ہے، تو اس حوالے سے وہاں کے لوگ ناراض ہیں نون لیگ سے بھی۔ اور ہم نے دیکھا کہ باغ میں مسلم لیگ نون کے رہنما مشتاق منہاس کو سابق اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سردار مقصود احمد شمسی کے جنازے میں شرکت سے روک دیا گیا جناب، اور یہ کہا گیا کہ لوگوں کے رد عمل پر بغیر جنازہ پڑھے واپس روانہ ہونا پڑا، کہ وہ جنازے میں بھی وہاں شرکت نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی اس قدر لوگوں کے اندر غصہ ہے نون لیگ کو لے کر۔ تو یہ بڑے کنسرننگ حالات ہیں بطور پارٹی نون لیگ کے لیے، کہ آپ ٹھیک ہے فی الحال تو آپ طاقت کے زور پہ بیٹھے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے بھی کر رہے ہیں، اوبیسلی طاقت ہے، طاقت کے ذریعے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ اس طاقت کے ذریعے اپنے لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں؟ تو یہ تو نہیں ہو رہا۔ آپ شاید وہ جو آلریڈی لوگوں کے دلوں میں شاید کہیں آپ کے لیے بہت زیادہ جو سپیس تھی، جو جگہ تھی، وہ بھی وقت کے ساتھ سکڑ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ بڑی الارمنگ اور کنسرننگ بات ہے ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے۔ اوبویسلی جب آپ ایک پولیٹیکل ووٹ لے کر آتے ہیں، جب آپ عوام کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہو، اور جب آپ عوام سے ووٹ لے کر آتے ہو، تو پھر آپ پہ پریشر بھی ہوتا ہے کہ یار میں نے واپس جانا ہے اپنے حلقے میں، میں اپنے لوگوں کو کیا جواب دوں گا، انہوں نے مجھے چنا ہے۔ لیکن جب آپ چنے بغیر، آپ ان کی مرضی کے بغیر لائے جاتے ہو، تو پھر آپ کو شاید اس چیز کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے ہم تو پاور سے لائے گئے ہیں، ابھی لائے گئے ہیں تو دوبارہ بھی لائے جائیں گے۔ اوبویسلی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کا حریف جو آپ کے اپوزیشن ہے، ان کے تو ابھی معاملات سیٹل نہیں ہو رہے، تو آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ شاید آپ ہی چلتے رہیں گے اور آپ ہی طاقت کی کرسی پر بیٹھے رہیں گے، بٹ ایسا نہیں ہے۔ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ پاکستانی سیاست جتنی انپریڈکٹیبل ہے، یو ہیو نو آئیڈیا۔ آج ماضی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو آخری وقت تک کہتے رہے کہ جی
सब ठीक है, ऑल गुड, हम में तो कोई चीज़ ख़राब है ही नहीं, वन पेज इज़ फुली मेंटेन्ड। लेकिन एक दिन यानी एक रात और अगले दिन स्टोरी टोटली डिफरेंट। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं। सो ये एक कंसर्निंग चीज़ है कि जो एक डिस्कनेक्ट है ना, आपका, आप एज़ ए बतौर सियासी वर्कर और सियासी रहनुमा और जो आपका अवाम और सियासी रहनुमा का जो आपस में डिस्कनेक्ट है, ये बड़ा लीथल है। और किसी भी सियासतदान के लिए ये समझे एक सियासी मौत है कि आप अपनी आवाम, अपने वोटर से इस कदर डिस्कनेक्ट हो जाए। आपने देखा है कि आपका प्राइम मिनिस्टर जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो आवाम में नहीं गए, कोई उन्होंने सवाल ना, वो साफ़ियों से सवाल लेते हैं, ना उनसे बातचीत करते हैं, ना वो आवाम में जाते हैं, तो आवाम डिस्कनेक्ट फ़ील करती है। सो ये एक नून लीग का बहुत बड़ा लॉस है, जिस पे नून लीग को कंसिडर करने की ज़रूरत है, अपनी पॉलिसीज़ को नज़रसानी करने की ज़रूरत है। जनाब, इसके अलावा मैं आपको एक और केस भी बता देती हूँ, ख़बर देती हूँ बल्कि, ये है कि अगवा और ज़्यादती का केस हुआ है। और हमने देखा वो केस, अभी जो वाक़या पेश आया है, वो जनाब ये पेश आया है कि यहाँ पे 2 गैर मुल्की लड़कियों को बाज़ेयाब कराया गया है अगवा के उसमें। और उसकी क्या डिटेल्स हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जनाब उस हवाले से जब वो रिकवर हुए तो इस पे कार्रवाई करते हुए एसएचओ को भी मुअत्तल किया गया है। अगवा और ज़्यादती केस में दूसरा मुलज़िम भी करीबी अज़ीज़ है और दोनों गिरफ़्तार हैं। एसएचओ डिफेंस से गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि उसको गुज़श्ता रोज़ मुअत्तल किया गया और ख़वातीन आज वापस अपने मुल्क रवाना होंगी। मुअत्तल करके इस एसएचओ के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज किया गया क्योंकि उसने फुर्ती दिखाते हुए रातों रात मजिस्ट्रेट के पास गया और मेडिकल के लिए ऑर्डर लिए। दावा किया जा रहा है कि एसएचओ साहब ख़वातीन का बयान रिकॉर्ड कराने रात 2 बजे जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर पहुंचे थे और वहां जाकर बदतमीज़ी की, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्ज़मान अदालत पेश हुए। पुलिस ने मुकदमे में गिरफ्तार 4 मुल्ज़मान को कैंट कचहरी पेश कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट अज़हर महमूद ने केस की समाअत की। फाजिल जज ने मुल्ज़मान का कमरा अदालत में मास्क उतरवा दिया। मुल्ज़मान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुतासरा ख़वातीन गैर मुल्की हैं और उन्होंने रज़ा डार को नामज़द किया है। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक इस वाक़े से मुल्क की बदनामी हुई, मुल्ज़मों से तफ्तीश करनी है, इसलिए उनका 14 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है। अब हमने देखा कि ये ऑब्वियसली वीआईपी मुल्ज़मान थे, तो इनको जब अदालत में पेश किया गया तो उनके साथ सिक्योरिटी की भी गाड़ियाँ मौजूद थी। अब ये असल मसला था क्या? असल मसला ये जनाब था कि ये ख़वातीन मुल्ज़मान के साथ क्रिप्टो का कारोबार करती थी। और कुछ वहाँ पहले केस भी आया कि एक ताकतवर शख्सियत के हमने देखा कि ये केस आया था कि एक ताकतवर शख्सियत के रिश्तेदार ने क्रिप्टो में करोड़ों रुपए उड़ा दिए हैं। तो ये शायद ये मुबैना तौर पर वो यही मामला था। इन ख़वातीन ने रज़ा डार से वादा किया कि वो प्रॉफ़िट उन्हें देंगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और फिर उनका दोबारा राब्ता हुआ और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं वो औरतें। और उन्होंने कहा कि मेरी फ्रेंड भी आ रही है वेनेज़ुएला से एक साथ में, और जिस पर उनके वीज़े भी स्पेशल जारी करवाए गए। और हमने देखा कि प्रोटोकॉल के ज़रिए उनको एयरपोर्ट से रिसीव भी किया गया। 2-3 दिन उनको जी घुमाते फिराते रहे हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, और उनके खिदमतें करते रहे हैं। और फिर हमने देखा कि जब उनके वापस जाने का वक़्त आया तो मरकज़ी मुल्ज़िम जो रज़ा डार हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने पैसे वापस लिए बगैर इन्हें नहीं जाने दूँगा, और उनके घर वालों को तावान के लिए कॉल की। तो ये जनाब सारी सिचुएशन थी। फिर इन्होंने जब हमने देखा कि कॉल जब की है तो उन्होंने अगवा कर लिया, फिर एफआईआर इनके ख़िलाफ़ दर्ज हुई। और ये जो रज़ा डार है, इनका ताल्लुक़ बताया जा रहा है ऑब्वियसली डार फैमिली से, शायद कहीं न कहीं मुबैना तौर पे ये बताया जा रहा है एयरवाई की न्यूज़ के अकॉर्डिंगली कि मे बी शायद जो है ना ये एहसाक डार साहब के कोई फैमिली में से कोई मेंबर है रज़ा डार, वल्लाह आलम जो भी है। अगर तो ये उस फैमिली से उनका ताल्लुक़ है तो ये बहुत बड़ा केस है और ऑब्वियसली हाई प्रोफाइल केस है। अब इसमें देख रहे हैं कि क्या इस केस में सियासी असर रसूख इस्तेमाल होगा या फिर कानून के मुताबिक सज़ा होगी, जो सज़ा बनती है, जो वो डिज़र्व करते हैं। और ये सीसीडी का भी बहुत बड़ा
चैलेंज होगा, उसके लिए भी ये बड़ा चैलेंज होगा। आप गरीब के लिए तो ना कोई कानून, ना डीएनए टेस्ट, ना कुछ, ना इंतज़ार करने की ज़रूरत है कि क्या आपका जो जो आपका ऑब्वियसली सबूत है, प्रूफ है, उसका भी इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस गोली चला दो, मार दो। ये था, उनको तो मौका नहीं मिला गरीब को कि जी गरीब का बच्चा है, खैर है। लेकिन ये एक हाई अगर प्रोफाइल केस है और अगर ये उनकी फैमिली में से है, तो दिस इज़ अ टेस्ट फॉर आर इंस्टीट्यूशंस कि वो इस चीज़ को, केस को कितना फेयरली देखते हैं। ऑब्वियसली इससे पूरे मुल्क की बड़ी बदनामी हुई है। तो जनाब ये सारा केस था और अब देखते हैं आगे इसके हवाले से क्या फर्दर डेवलपमेंट्स होती है। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट का जो एक जज साहब हैं, बल्कि यूँ कह लें एक अनोखे जज साहब हैं, जस्टिस मसूद आबिद नकवी, वो जनाब आज लाहौर हाई कोर्ट में आखिरी उनका रोज़ था। नकवी साहब 12 साल जज रहे और उस दौरान उन्होंने हर माह में सिर्फ हर 2 माह में यानी कि 60 दिनों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक जजमेंट दी है। यानी टोटल अगर आप उनका मिला लेना 12 साल का, तो दैट इज़ लाइक 69 जजमेंट्स हैं। यानी इस कौम को उनकी एक जजमेंट कम अज़ कम 1 करोड़ में पड़ी होगी, इमेजिन। और जज साहब अब रिटायर हो जाएंगे और उन्हें कमोबेश 20 लाख के करीब उनको मिलेगी, पेंशन मिलेगी। और मतलब जब तक वो ज़िंदा रहेंगे तब तक, और उसके साथ दीगर सहूलियात में ड्राइवर मिलेगा, माहाना तकरीबन 150 लीटर पेट्रोल मिलेगा, 800 यूनिट बिजली मिलेगी, गैस की मुकर्ररा मुफ्त मकदार मिलेगी, पानी भी मुफ्त फराहम होगा, 800 मुफ्त लोकल टेलीफोन कॉल्स वगैरह भी शामिल हैं। यानी कि एक जज आपको कितना महंगा पड़ता है, और ड्यूरिंग सर्विस और फिर आफ्टर सर्विस भी वो किस कदर हमारे कंधों पे बोझ पड़ता है उनके उससे रिटायरमेंट का। तो जस्ट इमेजिन जनाब। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की आखिरी रसूमात चल रही हैं। पाकिस्तान इनकलाब गार्ड्स के ब्रिगेडियर जनरल अली अकबरपुर जमशेदियान का कहना है कि शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की आखिरी रसूमात का आगाज़ 4 जुलाई से होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्ला खामनाई की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी, जिसमें बड़ी तादाद में गैर मुल्की मंदुबीन के साथ 1 करोड़ अफराद की शिरकत का इम्कान भी है और कई सरबराहान मुमलिकत समेत 100 ममालिक के मंदुबीन भी शरीक होंगे। फिर चीन की जानिब से नेशनल पीपल्स कांग्रेस के स्टैंडिंग कमेटी के नायब चेयरमैन ही वे सरकारी नुमाइंदे के तौर पर तेहरान में होने वाली आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से हम देख रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो और भी शामिल होंगे और चेयरमैन सेनेट भी गए हैं। इसके अलावा ईदगाह इमाम ख़मीनी के दरवाजे आवाम के लिए 4 जुलाई की सुबह 6 बजे खोल दिए जाएंगे। शहीद रहबर इनकलाब के जस्ते पाक का आवाम आखिरी दीदार करेंगे। 5 जुलाई को ईदगाह इमाम ख़ुमैनी तेहरान में शहीद रहबर और कुंबे के शुहदा की नमाज जनाजा अदा की जाएगी और 6 जुलाई को तेहरान में शहीद रहबर के जनाजे के जुलूस का एहतमाम किया गया है। 6 जुलाई को जनाजे के जुलूस में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम शिरकत करेंगे और एक्सपेक्टेड है कि मे बी इस दफ़ा कोई 1 करोड़ 2 करोड़ बंदा, 2 से 3 करोड़ बंदा वहाँ पे एक्सपेक्टेड है और वीज़ा फ्री एंट्री कर दी गई हुई है। और हमने देखा कि जब आयतुल्ला खामनाई साहब के जब वालिद का जनाजा हुआ था तो वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट था, तब भी करोड़ के करीब बंदे थे, लेकिन उस टाइम भी थोड़ा सा क्योस क्रिएट हुआ था और कुछ लोगों की डेथ्स भी हुई थी। अब इस दफ़ा तो इससे भी डबल ट्रिपल नंबर है आयतुल्ला खामनाई साहब के जनाजे के लिए, और मतलब दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से आवाम आ रही है। 2-3 करोड़ इज़ एन ह्यूज अमाउंट। तो इसको वो कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं। और आप इमेजिन करें कि अभी 4 महीने ये मुल्क जंग करके निकला है। सो ये एक टेस्ट भी होगा और ऑब्वियसली आपको पता है कि इस सारे उसमें हमने देखा कि इसराइल ने की धमकी भी हमारे माइंड में है कि उसने कहा था कि ये जो फ्रंट जो हमने लीडरशिप को शहीद किया है, इसके बाद अगर दूसरी जो टियर की लीडरशिप आएगी तो उसको भी जो रिप्लेस करेगा उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे
جو بھی آئے گا. تو آبویسلی یہ اب ہم نے دیکھا کہ ان کے بعد جو نامینیٹ ہوئے تھے، جو سلیکٹ ہوئے تھے، وہ سپریم لیڈر وہ تھے مجتبیٰ خامنہئی، ان کے بیٹے آیت اللہ خامنہئی صاحب کے. تو وہ سلیکٹ ہوئے ہیں جناب. تو اب ان کو کسی نے دیکھا نہیں ہے بہت عرصے سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس دھماکے میں وہ بھی شدید زخمی ہو گئے تھے. کچھ کہتے ہیں کہ اوبویسلی موساد وہاں پہ ہے، ایکٹیو ہے، سیکیورٹی تھریٹس ہیں ان کو بہت شدید. تو اس سلسلے میں کچھ کہتے ہیں کہ شاید وہ ایران میں موجود ہی نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے، ان کا علاج ہو رہا ہے، کسی نے ان کی آواز بھی نہیں سنی. ایون وہاں تہران میں ان کے اپنے لوگوں نے بھی نہ ان سے ملاقات کی اور نہ ان کی آواز سنی ہے. بٹ اوبویسلی ان کے بیٹے ان کے باپ کا جنازہ ہوگا تو کیسے نہیں ہو سکتا کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب وہاں پہ موجود نہ ہوں. تو اگر وہ آتے ہیں اوبویسلی تو ایک بہت بڑا تھریٹننگ سچویشن ہوگی، ایک بہت بڑا تھریٹ ہوگا. اور وہاں پہ کس طرح سے وہ ان کی سیکیورٹی کو انشور کرتے ہیں، یہ بھی ایران کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور ایران کا پیغام ہے کہ ایران کے خاتم الانبیاء بریگیڈ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل یا امریکہ نے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے جنازے کے دوران حملہ کیا تو ایرانی جواب نہایت سخت ہوگا. اوبویسلی ان کو بھی اس چیز کا ڈر ہے اور سب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. بٹ آئی ہوپ کہ سب خیر و عافیت سے ہو جائے اور اسرائیل ہوش کے ناخن لے. اوبویسلی کیونکہ اگر اس طرح کا وہ کوئی مس ایڈونچر کرتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز بہت برے ہوں گے، بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے خطے کے لیے کانسیکوینسز بہت برے ہوں گے. خیر دیٹس آل فار ٹوڈے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.